तो चलिए बिना देर किए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार कुछ ऐसा अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है जिसने सच में सबको चौंका कर रख दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से उन चौंकाने वाले आंकड़ों को समझेंगे, उन गंभीर विवादों और संस्थागत सवालों पर बात करेंगे जो इस दौरान उठे, और इसके उस बड़े राष्ट्रीय प्रभाव का भी विश्लेषण करेंगे जो आगे की राजनीति तय कर सकता है। और हाँ, ये सब हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ डेटा और सोर्स मटेरियल के आधार पर करेंगे। चीजों को साफ और स्पष्ट रखने के लिए हमने इस चर्चा को 6 हिस्सों में बांटा है। हम अर्ली ट्रेंड्स, फेल हुए पूर्वानुमान, इलेक्शन कमीशन और संस्थाओं पर उठे सवाल, विपक्ष के काउंटर क्लेम, बीजेपी की जीत के मायने और इसके नेशनल इम्पैक्ट पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अर्ली ट्रेंड्स। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, शुरुआती आंकड़ों ने ही पूरी राजनीतिक फिजा में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी। 180 से भी ज्यादा सीटें। शुरुआती रुझानों में ही भारतीय जनता पार्टी इस विशाल आंकड़े को पार करती हुई नजर आई। ये नंबर इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 147 है, मतलब बीजेपी उससे बहुत आगे थी। और इसके ठीक उलट सत्ताधारी टीएमसी भारी नुकसान झेलते हुए लगभग 105 सीटों के आसपास खिसकती हुई दिखी। सच कहा जाए तो इतना बड़ा मार्जिन होने के बाद किसी भी पार्टी के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए अब इस कहानी के दूसरे दिलचस्प पहलू पर चलते हैं, फेल हुए पूर्वानुमान। यहां जमीनी हकीकत और नामी गिरामी राजनीतिक पंडितों के दावों में जो अंतर दिखा वो वाकई गौर करने लायक है। यहां हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ एग्जिट पोल्स थे जिन्होंने बीजेपी की बढ़त और चुनावी ट्रेंड को बिल्कुल सटीक तरीके से भांप लिया था, और दूसरी तरफ वो एक्सपर्ट्स थे जो बाहर से राज्य का दौरा करके आए थे, जैसे कि स्वामीनाथन अय्यर ने भाषा और डेमोग्राफी का हवाला देते हुए टीएमसी की आसान जीत की भविष्यवाणी की थी। उनके हिसाब से बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 90 से 100 सीटों पर ही सिमट जाने वाली थी। लेकिन जब डेटा सामने आना शुरू हुआ तो इन सारे बड़े विशेषज्ञों का भारी आत्मविश्वास पूरी तरह से गलत साबित हो गया। अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे विवादित हिस्से पर, संस्थागत सवाल। चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं को लेकर काफी गंभीर आरोप सामने आए हैं जिन्हें न्यूट्रल नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स का जिक्र है। पहला, 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती जो पहले कभी नहीं देखी गई। दूसरा, एक सायर यानी SIR सिस्टम की बात की जा रही है जिस पर आरोप है कि इसके जरिए वोटर लिस्ट में खास तरह के बदलाव किए गए। ये भी दावा किया गया कि स्पेलिंग मिस्टेक जैसी छोटी वजहों से करीब 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिए गए। और सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब चुनाव आयोग की तरफ से 70 खास सीटों के अपडेटेड आंकड़े अपलोड करने में देरी हुई। इस पूरे माहौल में योगेंद्र यादव का एक बयान सोर्स में कोट किया गया है जो बहुत कुछ बयां करता है। उन्होंने कहा, सिर ने वोटर लिस्ट की क्यूरेशन का विकल्प दे दिया है, अब सरकारें खुद चुन सकती हैं कि उन्हें वोट कौन देगा। ये एक ऐसा दावा है जो सीधे तौर पर चुनाव कराने वाली व्यवस्था और उसकी पारदर्शिता पर एक बहुत गहरा संदेह पैदा करता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हम रुख करते हैं चौथे हिस्से का, विपक्ष का दावा। चीजों को पूरी तरह से बैलेंस रखने के लिए टीएमसी और ममता बनर्जी का पक्ष जानना भी उतना ही जरूरी है। जिस वक्त टीवी चैनल्स लगभग बीजेपी की जीत घोषित कर रहे थे, उस भारी दबाव के बीच ममता बनर्जी का एक वीडियो स्टेटमेंट आता है। उन्होंने साफ कहा, अभी सिर्फ 3 से 4 राउंड गिने गए हैं, 13-14 राउंड की गिनती अभी बाकी है, इंतजार करें और देखें। ये दिखाता है कि रुझान खिलाफ होने के बावजूद विपक्ष मैदान छोड़ने को तैयार नहीं था। और इसी के साथ टीएमसी की तरफ से वो बड़ा आरोप आता है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। टीएमसी का स्पष्ट कहना है कि 70 सीटों के नतीजे अपलोड करने में चुनाव आयोग से जो देरी हुई वो कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि ये जानबूझकर बीजेपी के पक्ष में एक जीत का माहौल बनाने की साजिश थी। अब हम बात करते हैं 5वें हिस्से की, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। अगर ये चुनावी रुझान नतीजों में बदलते हैं तो मैक्रो लेवल पर यह बीजेपी के लिए कितना बड़ा माइलस्टोन है, आइए समझते हैं। ये आंकड़े बहुत ही शानदार तरीके से एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाते हैं। एक तरफ ये वैचारिक स्तर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत का सम्मान है जो बीजेपी को 2024 के लोकसभा झटकों से पूरी तरह बाहर निकालता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात और भी ज्यादा हैरान करती है वो है क्षेत्रीय बदलाव। 85 मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की मजबूत पकड़ और 2023 के पंचायत चुनावों के बाद से इतना बड़ा जंप लेना, ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, नेशनल इम्पैक्ट।
ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, इसके झटके पूरे भारत की राजनीति में महसूस किए जाएंगे। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये विपक्ष के लिए बहुत ही कठिन समय है। ये इंडिया गठबंधन के लिए एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक और स्ट्रक्चरल झटका माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, टीएमसी का जो जमीनी संघर्ष वाला मॉडल था वो पूरी तरह टूटता हुआ दिख रहा है। अब जरा सोचिए, विपक्ष के पास वैसे ही मीडिया स्पेस और संसाधनों की कमी है। ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या वो 2029 के आम चुनावों तक खुद को मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। और अंत में इस पूरे एक्सप्लेनियर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या ये जो इतना बड़ा चुनावी बदलाव हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटर्स द्वारा लिखी गई कहानी है, या फिर इसमें सेंट्रल एजेंसीज, साइज सिस्टम और संस्थागत दखलंदाजी का बहुत बड़ा हाथ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के भविष्य पर हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।